नमस्ते। मैं प्रदीप दलेठ। आज हम कारक को पहचानना सीखेंगे, लेकिन कारक को पहचानने से पहले आइए जानते हैं कारक का अर्थ और उसकी परिभाषा को। कारक का शाब्दिक अर्थ। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से पता चले उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम क्रिया को करने वाला है, अर्थात राम करता है और क्रिया है मारना। रावण इस मारक क्रिया का कर्म है और बाण का प्रयोग यहाँ पर साधन के रूप में हुआ है, अर्थात बाण के माध्यम से यह क्रिया कौन सी? रावण को मारने वाली। बाण के माध्यम से यह क्रिया संपन्न हुई। तो इस वाक्य में राम ने रावण को बाण से मारा करण कारक है। आइए अब जानते हैं कारक के भेद के बारे में। कारक के 8 भेद हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 अधिकरण कारक, नंबर 7 संबंध कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। इससे पहले जिस वाक्य का हमने उदाहरण दिया, राम ने रावण को बाण से मारा, उस वाक्य में ने, को, से, हमने इनके लिए कहा कि यह परसर्ग है। अब यह परसर्ग क्या है, तो आइए जानते हैं परसर्ग के बारे में। परसर्ग की परिभाषा, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके स्थान पर जो शब्द चिन्ह लगते हैं उसे परसर्ग कहते हैं। आज हम जो 8 कारक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन कारकों में ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, में, पर आदि परसर्गों का प्रयोग किया जाएगा। और बहुत सारे वाक्य में इन परसर्गों का इतना अधिक महत्व होता है कि इन परसर्ग के बिना वाक्य अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है। उदाहरण के लिए, जैसे मोहन चम्मच से खाना खाता है, इस वाक्य में से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर हम यहाँ पर से परसर्ग को ना पढ़े और इतना ही पढ़े मोहन चम्मच खाना खाता है, तो यह वाक्य अपना पूर्ण अर्थ नहीं देगा। हम यहाँ पर परेशान हो जाएंगे कि मोहन चम्मच खा रहा है या खाना खा रहा है, क्योंकि वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। जब हम इस वाक्य के साथ से परसर्ग को भी पढ़ेंगे तब यह वाक्य अपना पूरा अर्थ दे देगा। जैसे मोहन चम्मच से खाना खाता है, तो यह वाक्य पूरी तरह से अब स्पष्ट हो गया है कि मोहन चम्मच के माध्यम से खाना खा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे वाक्यों में परसर्ग का बहुत अधिक महत्व होता है और बहुत सारे वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पर परसर्ग ना लगते हुए भी वाक्य अपना पूरा अर्थ दे देता है। आइए अब जानते हैं कारक और परसर्ग की तालिका को। जैसे नंबर 1 कर्ता कारक, परसर्ग ने, नंबर 2 कर्म कारक, परसर्ग को या से, नंबर 3 करण कारक, परसर्ग से, के द्वारा, नंबर 4 संप्रदान कारक, परसर्ग को, के लिए, नंबर 5 अपादान कारक, परसर्ग से। यहाँ पर जो यह से परसर्ग का प्रयोग हुआ है, यह जुदाई के लिए है, अलगाव के लिए है। नंबर 6 अधिकरण कारक, परसर्ग में, पर। नंबर 7 संबंध कारक, परसर्ग का, की, के, रा, री, रे। नंबर 8 संबोधन कारक, परसर्ग हे, हो, अरे, अज्जी आदि। कारक और उनके परसर्ग का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपको कारक और उनके परसर्ग का ज्ञान नहीं है तो आपको वाक्य में कारक पहचानने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन से कारक का कौन सा प्रसर्ग है। आपने इस पूरी तालिका को अच्छे से समझना है, देखना है और हर कारक के हर प्रसर्ग को याद करना है, क्योंकि बहुत सारे वाक्य ऐसे हो गए जो प्रसर्ग के माध्यम से ही स्पष्ट हो जाएंगे कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो शुरू करते हैं पहले कारक को। एक कर्ता कारक। कर्ता कारक का अर्थ है क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्ता कारक की परिभाषा, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक प्रसर्ग सहित, दूसरा प्रसर्ग रहित। हमारे पास पहला उदाहरण है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगा हुआ है और आपने इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि ने प्रसर्ग का प्रयोग कर्ता के साथ सिर्फ भूतकाल में ही होगा। यदि वाक्य में भूतकाल की बात की जा रही हो तब ही कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगेगा। यदि बात वर्तमान काल और भविष्य काल की जा रही हो तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग नहीं होगा, वह वाक्य प्रसर्ग रहित होगा। जो पहला उदाहरण है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक किसने पढ़ी? मोहन ने पढ़ी। पढ़ना क्रिया है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े तो उस वाक्य में कर्ता कारक होगा। बात दूसरे उदाहरण की आए, मोहन लिखता है। यह वाक्य वर्तमान काल का है और वर्तमान काल में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आपने फिर भी ध्यान देना है कि इस वाक्य में मोहन लिखता है, लिखना क्या है? क्रिया है, मोहन करता है, तो क्रिया का प्रभाव सीधा मोहन पर पड़ रहा है, अर्थात मोहन क्या है? मोहन करता है, तो इस वाक्य में कर्ता कारक है। तीसरा उदाहरण है, मोहन घर जाएगा। यह वाक्य भविष्य काल का है। इसमें भविष्य काल की बात की जा रही है और भविष्य काल के साथ भी ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक उसी वाक्य में होगा जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े। यहाँ पर क्रिया जाने की है और क्रिया का प्रभाव सीधा मोहन पर पड़ रहा है, तो इस वाक्य में भी कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। आपने ध्यान रखना है, कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा, न कि कर्ता पर। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में मारना क्रिया है, रावण कर्म है और राम करता है। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि इसमें ने और को दोनों प्रसर्ग आए, लेकिन इस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, न कि कर्ता पर। तो यहाँ पर कर्म कारक होगा क्योंकि राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। मारना क्या है? क्रिया है, क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर क्रिया है पकड़ना, चोर है कर्म, पुलिस है कर्ता। और अगर प्रसर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर भी ने प्रसर्ग और को प्रसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी क्रिया का प्रभाव सीधा चोर पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक होगा। नंबर 3 है करण कारक। करण कारक की परिभाषा, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। अगर वाक्य में आपको कुछ ऐसा शब्द दिखता है जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हो रही हो और साथ में विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग भी हो तो उस वाक्य में करण कारक होगा। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को बाण से मारा।
यहाँ पर राम है कर्ता, रावण है कर्म, बाण है साधन, मारा है क्रिया। यहाँ पर क्रिया हो रही है मारने की, और यह क्रिया तभी पूरी होगी जब मारने वाले के पास कुछ साधन होगा। तो इस वाक्य में साधन क्या है? बाण है। बाण की सहायता से यह क्रिया संपन्न हो रही है। तो यहाँ पर बाण का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है, क्योंकि राम के पास जो बाण था वो रावण को मारने का साधन था। तो बाण के माध्यम से रावण को मारा गया। तो यहाँ पर बाण का प्रयोग साधन के रूप में हुआ। करण इस वाक्य में करण कारक है। दूसरा उदाहरण है, बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बालक किससे खेल रहे हैं? बालक खेल रहे हैं गेंद से। तो गेंद यहाँ पर खेलने का साधन है। तो इस वाक्य में करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए, उदाहरण के लिए, मैं यह मिठाई राकेश के लिए लाया। संप्रदान कारक की परिभाषा यह बता रही है कि यदि वाक्य में कोई कार्य खुद के लिए ना हो करके दूसरों के लिए किया जाए तो उस वाक्य में संप्रदान कारक होगा, और साथ में विभक्ति चिन्ह को के लिए का प्रयोग हो तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। अब यहाँ पर जो शब्द है मैं यह मिठाई राकेश के लिए लाया, तो यहाँ पर काम हो रहा है मिठाई लाने का, और यह मिठाई व्यक्ति ने खुद के लिए नहीं लाई है, दूसरे के लिए लाई है। किसके लिए लाई है? राकेश के लिए लाई है। तो कार्य खुद के लिए नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। दूसरा उदाहरण है, रमेश ब्राह्मण को दान देता है। यहाँ पर भी कार्य खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए हो रहा है। रमेश दान देने का काम कर रहा है, यहाँ पर रमेश करता है, और कार्य क्या कर रहा है? दान देने का। दान किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। तो इस वाक्य में भी संप्रदान कारक है, क्योंकि यह कार्य भी दूसरों के लिए किया जा रहा है, और साथ में विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग भी हुआ है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, और ये से जुदाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है। आप ये मत सोचे प्रसर्ग का प्रयोग तो करण के साथ भी हुआ था। करण वाला से और अपादान वाला से, इसमें बहुत अंतर है। इस अंतर को हम अपादान कारक को स्पष्ट करने के बाद स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपादान कारक पे ध्यान दीजिए। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, और यह से जुदाई के लिए अर्थात अलगाव के लिए इसका प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पर पत्ता पेड़ से गिरा, अर्थात पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया है, पेड़ से टूट करके अलग हुआ। तो परिभाषा यही बता रही है, जिससे अलग होने का भाव स्पष्ट हो, जिससे यह पता चले कि कोई वस्तु या कोई चीज़ किसी वस्तु या किसी चीज़ से अलग हो गई है। तो वहाँ पर उस वस्तु की जुदाई हो गई। यह अलग अलग होने का भाव अपादान कारक का उदाहरण है। और पेड़ से पत्ता अलग हो गया है, टूट गया है, तो जुदाई हो गई। तो इस वाक्य में जो पेड़ है, पेड़ में अपादान कारक है। आपने इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है, अपादान कारक हमेशा स्थिर वस्तु में होता है। जो स्थिर होगी तो पेड़ स्थिर है, पत्ता टूट के अलग चला गया, तो यहाँ पर अपादान कारक किस में हुआ? पेड़ में हुआ। विभक्ति चिन्ह से है, से का प्रयोग अपादान कारक में जुदाई के लिए होगा। अगर आपने प्रसर्ग के माध्यम से कारक को पहचानना है, उनकी परिभाषा याद नहीं हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपादान वाला से जुदाई के लिए होगा और करण वाला से सामान्य बात करने के लिए होगा। दूसरा उदाहरण है, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर भी गंगा हिमालय से अलग हो रही है, हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से अलग हो रही है। तो यहाँ पर भी अपादान कारक हिमालय में होगा, न कि गंगा में। अब समझते हैं
कि अपादान कारक और करण में क्या अंतर है, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं तब अंतर समझ आ जाएगा। करण कारक का प्रसर्ग है से या के द्वारा, अपादान कारक का प्रसर्ग है से, और यह से जुदाई के लिए, अलगाव के लिए। इस से का प्रयोग तब होगा जब बात एक दूसरे के बीच में जुदाई की होगी, और करण का से वो सामान्य बातचीत के लिए होगा। करण कारक का एक उदाहरण देते हैं, जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद क्या है, साधन है, से वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जब हम अपादान की से की बात करेंगे, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर जुदाई की बात होगी। यहाँ पर इस से का प्रयोग अलगाव के लिए हुआ। ये पेड़ से पत्ता टूट गया और वो गिर गया। अपादान वाले से में अलगाव का बोध है, और करण वाले से का प्रयोग वाक्य को पूरा करने के लिए हो रहा है। अगला है अधिकरण कारक की परिभाषा। जिस संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है में और पर है। आपने इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी वाक्य में या पर का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर यदि आपको अधिकरण कारक की परिभाषा नहीं आ रही है, में और पर प्रसर्ग के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं। यदि आपको इसकी परिभाषा आ रही है तो परिभाषा में यह बताया जा रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के आधार का बोध हो। क्रिया का आधार है जैसे स्थान, समय, अवसर। जिस वाक्य में आपको स्थान, समय और अवसर के बारे में पता चले वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। उदाहरण के लिए घड़ी मेज पर रखी है। इस वाक्य में मेज उस स्थान का बोध करा रहा है जहाँ पर घड़ी रखी है, इसलिए मेज पर अधिकरण कारक है। दूसरा है मोहन कमरे में है। यहाँ पर कमरे में भी अधिकरण कारक है। ध्यान रखना है प्रसर्ग में या पर का। नंबर 7 है संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री आदि। जैसे राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। इस वाक्य में दशरथ और राम इनके संबंध की बात की जा रही है, अर्थात दशरथ का बड़ा बेटा कौन था, राम था। तो यहाँ पर दशरथ और राम में संबंध है, बाप बेटे का संबंध। और विभक्ति चिन्ह का आपने विशेष ध्यान रखना है। विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ये विभक्ति चिन्ह है, ये संबंध को दर्शाएगा। जैसे दशरथ का, किसका, दशरथ का बड़ा बेटा राम था। कौन था, राम था। तो इनके बीच संबंध दिखा दिया। 8वां है संबोधन कारक की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी। ये कारक बहुत ही आसान है। अगर आपको इसकी परिभाषा भी ना आए, विभक्ति चिन्ह के माध्यम से ही आप संबोधन कारक को पहचान सकते हैं। जैसे हे मोहन यहाँ आओ। ये यहाँ पर जो हे है विभक्ति चिन्ह है संबोधन कारक का। हे, अरे, अजी। जहाँ पर ऐसे प्रसर्ग आपको देखने को मिले वहाँ पर आपने बिना सोचे संबोधन कारक लगा देना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया हो। धन्यवाद।